नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा राजनीति विज्ञान में टॉपिक है राज्यपाल। हम राज्यपाल टॉपिक को विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत में केंद्र की भांति राज्यों में प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक शासन है। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने और विकास एवं लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए व्यवस्थापिका के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। व्यवस्थापिका जिन कानूनों और नीतियों का निर्माण करती है उनको क्रियान्वित करने का कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्था द्वारा बनाई गई कानूनों और नीतियों को लागू करती है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान होता है जो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल का पद संवैधानिक और गरिमामय होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक सुदृढ़ पुल का कार्य करता है। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करता है। राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। केंद्र और राज्य के बीच अंतर संबंध का निर्धारण करना बहुत कुछ राज्यपाल पर निर्भर करता है। राज्यपाल का व्यक्तित्व राज्य के महत्व को केंद्र में स्वतः प्रभावशाली बना देता है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्य के हितों और कल्याण का संरक्षण करना राज्यपाल का परम कर्तव्य है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति राज्यपाल का चयन भारत में सीधा जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि भारत में राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि भारत में राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 156 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। भारत में जब से संविधान लागू किया गया तब से लेकर अब तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गई हैं। ये विकसित परंपराएं इस प्रकार हैं। जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं हो, वह किसी अन्य राज्य का निवासी होना चाहिए। 2. जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है सामान्यतः उस राज्य के मुख्यमंत्री से राज्यपाल की नियुक्ति से पहले परामर्श लिया जाता है, लेकिन इस परंपरा का सदैव पालन नहीं किया जाता है। 3. केंद्र में सत्तारूढ़ दल के चुनाव में पराजित राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार के राजनीतिज्ञ दल में प्राय अस्वीकार्य हो जाते हैं। 4. किसी भी व्यक्ति को केवल एक बार ही राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह परंपरा बनी हुई है, परंतु ध्यान रखना एक व्यक्ति को कई बार राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सन 1976 में राज्यपाल सम्मेलन में बोलते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि किसी राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्यतः फिर से राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा, परंतु आजकल इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं रही है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी है तो उसे उसी राज्य या दूसरे राज्य में दोबारा भी राज्यपाल बना दिया जाता है।
राज्यपाल का पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 158 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल न तो संसद के किसी भी सदन का और न ही किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। यदि वह केंद्र या राज्य के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद की शपथ लेने के पश्चात यह समझा जाता है कि उस सदन में उसका स्थान रिक्त हो गया है। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार के लाभ के अन्य पद धारण नहीं कर सकता है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप उसे वेतन एवं अन्य भत्ते तथा सुविधाएं मिलती हैं, जिसका निर्धारण संसद में बनाए गए कानून द्वारा होता है। संसद द्वारा निर्धारित विभिन्न उपलब्धियों, मतों एवं विशेषाधिकार का राज्यपाल हकदार होता है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये प्रति माह है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन एवं भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती है। राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान निःशुल्क सरकारी आवास, वाहन की सुविधा प्राप्त होती है। राज्यपाल को निःशुल्क सरकारी चिकित्सा सुविधा भी मिलती है। राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि या राज्य के राजकोष पर भारित होते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। राज्यपाल अपने पद से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित में प्रेषित कर सकता है। राज्यपाल की योग्यता। संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद के लिए योग्यताओं का प्रावधान किया गया है। किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए कुछ अर्हताएं पूरी करना आवश्यक होता है, जो निम्नलिखित हैं। 1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। परीक्षा में पूछा जाता है राज्यपाल के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उत्तर है 35 ईयर होनी चाहिए। 3. राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य है तो जिस दिन राज्यपाल का पद ग्रहण किया उस दिन से उस संबंधित सदन का वह पद रिक्त समझा जाता है। 4. राज्यपाल किसी भी लाभ के सरकारी पद पर पदस्थापित नहीं होना चाहिए। राज्यपाल पद की शपथ। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की उपस्थिति में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। परीक्षा में पूछा जाता है राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश पद की शपथ दिलाता है। राज्यपाल शपथ ग्रहण करते समय प्रतिज्ञा करता है कि वह राज्यपाल का कार्यपालन श्रद्धा पूर्वक करेगा तथा अपनी पूरी योग्यता एवं क्षमता से संविधान तथा विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा तथा राज्य की जनता के कल्याण एवं सेवा के लिए कार्य करेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 में शपथ का प्रारूप दिया गया है, जो इस प्रकार है। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक के राज्यपाल के पद पर कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण करूँगा, संरक्षण प्रतिरक्षण करूँगा, मैं और कल्याण में निरत रहूँगा। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। भारत में
केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति राज्यों में राज्यपाल की होती है। राष्ट्रपति की कूटनीतिक सेवा संकटकालीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान होती हैं। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां प्राप्त हैं और कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त हैं। ये दोनों शक्तियों को छोड़कर अन्य सभी शक्तियां हैं वह राज्यपाल को भी प्राप्त होती हैं। संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यपाल की शक्तियां निम्नलिखित हैं: 1 कार्यपालिका शक्ति, 2 विधायी शक्तियां, 3 वित्तीय शक्तियां, 4 न्यायिक शक्तियां, 5 सहविवेकीय शक्तियां। 1 नंबर कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। संविधान के अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य के समस्त लिखित आदेश और आज्ञाएं अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल के नाम से जारी किए जाते हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां निम्नलिखित हैं: 1 राज्य के मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। 2 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 3 राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण राज्यपाल ही कराता है। 4 मुख्यमंत्री मंत्री परिषद को पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है और आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल उन्हें पद से हटा भी सकता है। 5 राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल उन्हें पद से हटा नहीं सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के विभिन्न विभागों के मंत्रियों के कार्यों का बंटवारे और कार्य संचालन के नियमों का निर्माण करता है। 8 राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल ही होता है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कार्य संचालित करने के लिए कुलपतियों की नियुक्ति करता है। 9 राज्यपाल विश्वविद्यालयों की चयन समितियों से अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता है। 10 राज्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम एवं विनियम तथा अध्यादेश जारी करता है। 11 राज्यपाल मुख्यमंत्री से शासन एवं प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियां। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति को संसद से संबंधित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को भी राज्य विधानमंडल से संबंधित विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यपाल व्यवस्थापिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियां निम्नलिखित हैं: 1 राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुला या आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है तथा राज्य विधानसभा को किसी भी समय भंग कर सकता है। 2 राज्यपाल राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को अलग अलग या संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। विधानमंडल में 2 सदन, एक विधान परिषद और एक विधानसभा होते हैं। 3 जब विधानमंडल का सत्र चल रहा होता है तब राज्यपाल विधानमंडल के पास विचार के लिए अपना संदेश भेज सकता है। 4 राज्यपाल विधानमंडल के विधेयकों को अनुमोदन या स्वीकृति प्रदान करता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधेयक अधिनियम बनता है। 5 राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। ऐसे विधेयक संशोधन सहित या बिना संशोधन के यदि विधानमंडल वापस
या दोबारा राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। यहाँ बताया गया है कि राज्यपाल साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा या विधान परिषद में भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए भेजा गया विधेयक विधानसभा और विधान परिषद पुनः राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करने अनिवार्य होते हैं। 6. राज्यपाल धन विधेयक को बिना स्वीकृति विधानमंडल के पास नहीं लौटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत होता है। 7 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। परीक्षा में पूछा जाता है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 213। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का वह बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून का होता है। यह अध्यादेश विधानसभा के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहते हैं। यदि इन 6 सप्ताहों के अंदर विधानमंडल उन्हें स्वीकृत नहीं करता है तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है, तो उत्तर है 6 सप्ताह तक लागू रहता है। 8 नंबर, यदि कोई विधेयक संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण तथा उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाला है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति को भेजता है। 9. जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था है वहां पर उच्च सदन यानी विधान परिषद में राज्यपाल सदन के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये मनोनीत होने वाले सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, शिक्षा, समाज सेवा आदि प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो विधान परिषद की सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 30 है तो वहां पर कितने सदस्य मनोनीत करेगा, 1/6 यानी 5 सदस्य मनोनीत करेगा। 10 नंबर, राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन नहीं है तो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। 1. राज्य विधानमंडल में सभी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। 2. राज्यपाल की सिफारिश से ही अनुदान मांग विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। 3. राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में होती है। वह विधानमंडल की स्वीकृति के बिना संचित निधि में से किसी भी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है। 4. राज्यपाल जब तक विधानमंडल से बजट पारित नहीं हो जाता तब तक आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय की आज्ञा दे सकता है। 5. राज्यपाल द्वारा ही विधानमंडल के एक या दोनों सदनों के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है। 6. राज्य विधानमंडल में वित्तीय विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। 1. संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल किसी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या क्षमा कर सकता है। 2. राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। 3. राज्य के जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति का निर्णय राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
परीक्षा में पूछा जाता है राज्य के जिलाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। 4. राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं वह शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। 5. राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में मूलभूत अंतर होता है। 1. मृत्युदंड के सभी मामलों में राष्ट्रपति को क्षमा करने का पूर्ण अधिकार होता है, जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि मृत्युदंड की सजा को राष्ट्रपति कम या माफ कर सकता है, परंतु मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल कम या माफ नहीं कर सकता है। ब. राष्ट्रपति को सेना के न्यायालयों के द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को इस तरह की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि सेना के न्यायालयों के द्वारा दिए गए दंड को कम या माफ कर सकता है राष्ट्रपति, परंतु राज्यपाल सेना के न्यायालयों द्वारा दिए गए दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां। संविधान में भारत के राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की कोई सविवेकीय शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, जबकि राज्यपाल को संविधान में सविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को सविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अमुक विषय राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में है या नहीं। विवेकाधिकार शक्तियों के क्षेत्र में राज्यपाल के अधिकार असीमित नहीं हैं। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां निम्नलिखित प्रकार से हैं। 1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। यदि राज्य में आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राज्यपाल अपने सविवेक से किसी भी राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन वह नेता सबसे बड़े राजनीतिक दल से संबंधित होना आवश्यक होता है। 2. मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना। संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यदि राज्यपाल को यह आभास हो जाए कि विधानमंडल में मंत्रिमंडल विश्वास खो चुका है या सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकता है। 3. विधानसभा को भंग करना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल विधानसभा को बुला या आहूत कर सकता है, विधानसभा का सत्र अवसान कर सकता है और यदि आवश्यक हुआ तो विधानसभा को भंग कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल सदन में अपना बहुमत खो देता है, तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। कभी कभी मंत्रिमंडल विधानसभा में पराजित हो जाता है, तो राज्यपाल उस मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। 4. राष्ट्रपति को आपातकाल की सिफारिश करना। यदि राज्य के राज्यपाल को यह आभास हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है या राज्य का शासन लोकतांत्रिक ढंग से चलने में विफल है, तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। 5. विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग। संविधान के अनुच्छेद 371 में भारत के कुछ राज्यों के संबंध में कतिपय विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। असम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश,
गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। विशेष शक्तियों के आधार पर राज्यपाल कोई भी स्वतंत्र निर्णय राज्य के संबंध में ले सकता है। ये विशिष्ट शक्तियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं। 6. राज्य विधानमंडल को संबोधन करना। संविधान के अनुच्छेद 175(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को अलग अलग या संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। राज्यपाल आम चुनावों के बाद विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका में बजट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति के पुनर्विचारार्थ विधेयक रोकना। किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोकना निश्चित रूप से राज्यपाल का सविवेकाधिकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। 8. विधेयक को वापस सदन में भेजना। राज्य की विधायिका के द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु वापस सदन में भेज सकता है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत कोई विधेयक जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद हस्ताक्षर हेतु राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे या वापस सदन में लौटा दे, पुनर्विचार हेतु राज्यपाल को वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि राज्यपाल साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में लौटा सकता है, परंतु वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में नहीं लौटा सकता। राज्यपाल वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। वित्त विधेयक को वह पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को वापस नहीं भेज सकता है। सूचना प्राप्त करना। राज्यपाल का यह विवेकाधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से राज्य के शासन के बारे में किसी भी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 167(c) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को अधिकार है कि ऐसा विषय जिस पर संबंधित मंत्री ने निर्णय लिया है और उसे मंत्रिमंडल के विचारार्थ नहीं रखा गया है, तो ऐसे निर्णय में मामले में राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपने पास विचारार्थ मंगवा सकता है। इसे ही राज्यपाल को सूचना प्राप्त करने का अधिकार कहा जाता है। राज्यपाल की राज्य प्रशासन में भूमिका और स्थिति। राज्य प्रशासन में राज्यपाल की महत्वपूर्ण स्थिति होती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य का संपूर्ण प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही संचालित किया जाता है। राज्यपाल व्यवहारिक रूप से राज्य के मुख्य कार्यपालिका की भूमिका निर्वाह करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल राज्य का वास्तविक प्रशासन होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाए, राज्य में सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक प्रशासक के रूप में ही कार्य करता है। राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्य में राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रधान के रूप में होता है। राज्यपाल राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। शिक्षाविद, राजनेता और विधिवेत्ता राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रमुख मानते हैं। भारत का संविधान राज्यपाल को राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख की पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है। संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के बारे में कहा था कि सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। संवैधानिक प्रधान होने के कारण राज्य प्रशासन में राज्यपाल का स्थान सबसे अधिक प्रतिष्ठित और सम्मान का होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। परीक्षा में पूछा जाता है, राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है।
राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल वैसे तो राज्य का औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन कतिपय परिस्थितियों में वास्तविक कार्यपालिका के रूप में भी कार्य करता है। सविवेकीय शक्तियां उसे वास्तविक कार्यपालक बनाती हैं। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करके वह राज्य की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजता है। किसी दल या चुनाव पूर्ण गठबंधन का स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर वह सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। अल्पमत सरकार के मुखिया को समय पूर्व विधानसभा भंग करने से मना कर सकता है। किसी दूसरे दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य प्रशासन से संबंधित सभी कानून तथा नियम राज्यपाल की स्वीकृति से ही निर्मित होंगे। राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय राज्यपाल को सूचित किया जाएगा। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। विधानसभा के सत्र बुलाने और उन्हें स्थगित करने, विधानसभा को भंग करने, मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने की शक्तियां राज्यपाल को सुदृढ़ बनाती हैं। राष्ट्रपति को राज्य के शासन और प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट भेजना और आपातकाल की राष्ट्रपति की अनुशंसा करने के प्रावधान राज्यपाल को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करते हैं। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ताकि उस राज्य की शासन व्यवस्था पर केंद्र का नियंत्रण रखा जाए। वैसे राज्यपाल राज्य की सरकार के संचालन में किसी भी प्रकार की दखलबाजी नहीं करता है, लेकिन जैसे ही राज्य की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो राज्यपाल तुरंत सरकार को सूचित कर सकता है और सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के संचालन के लिए कह सकता है। संविधान के अनुच्छेद 200 में विधेयकों को राष्ट्रपति तक भेजना, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन की राज्यपाल अनुशंसा करता है। अनुच्छेद 160 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का कार्य करना, अनुच्छेद 257 में राज्य द्वारा संघ शक्तियों का ध्यान रखना आदि ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जो राज्य में राज्यपाल की भूमिका केंद्र के अभिकर्ता प्रतिनिधि की बनाते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 167। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 356 में है। राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन के दौरान कोई भी लोकप्रिय सरकार नहीं होती है। राष्ट्रपति शासन के समय मंत्रिपरिषद के सभी कार्य राज्यपाल में केंद्रित हो जाते हैं। आपातकाल में राज्यपाल राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख बन जाता है। इस दौरान राज्यपाल की सहायता करने के लिए 2 या 3 सलाहकार होते हैं जो राज्यपाल को राज्य के प्रशासन संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। आपातकाल में राज्यपाल के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वह राज्यपाल पद को किस प्रकार का स्वरूप प्रदान करता है। राज्यपाल अत्यधिक हस्तक्षेपवादी हो सकता है अथवा संविधान के अनुरूप संतुलित ढंग से निर्णय लेने वाला भी हो सकता है। राज्यपाल की विवादित परिस्थितियां में भूमिका। राज्यपाल की निर्वाचन संबंधी सरकार
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आदि संवैधानिक संकट में फंस जाते हैं तो उनमें राज्यपाल की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के तौर पर सन 1981 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान सीमेंट घोटाला, इस घोटाले में मुख्यमंत्री श्री A.R. अंतुले को विधानसभा में बहुमत होते हुए भी पद से त्याग करना पड़ा। दूसरा उदाहरण बिहार के चारा घोटाला 1997 का है, जिसमें मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे थे। राज्यपाल ने CBI को श्री लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी, जिसके परिणाम स्वरूप श्री लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा देना पड़ा और CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया। कई बार राज्य में ऐसे विवादास्पद परिस्थितियों में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। विवादास्पद परिस्थितियों में निर्णय लेना राज्यपाल के लिए बहुत मुश्किल और महत्वपूर्ण होता है। राज्यपाल के कार्य। राज्य में राज्यपाल केंद्रीय सरकार का अभिकर्ता या प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। 1. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य समन्वय संबंध स्थापित करना। भारत के संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के राज्यपालों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध और समन्वय स्थापित करने के लिए आवश्यक निर्देश देती है। 2. राष्ट्रीय राजमार्ग और संचार साधनों की रक्षा करना। राज्यपाल राष्ट्रीय महत्व की सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और संचार के साधनों की रक्षा का काम करता है। राज्यपाल इस संबंध में राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार के निर्देश दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 258 के अंतर्गत प्रावधान है कि केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्यों का हस्तांतरित कर सकती है। राज्यपाल इन प्रशासनिक कार्यों के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य प्रशासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना। राज्य प्रशासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना। राज्यपाल केंद्रीय सरकार का राज्य में प्रतिनिधि होता है। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण कार्य समय समय पर राज्य सरकार के प्रशासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना है। इस रिपोर्ट में राज्यपाल के द्वारा अपनी ओर से राज्य प्रशासन के संबंध में कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करते समय संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ लेता है। राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह देखना है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं। यदि राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो राज्यपाल इस संबंध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की इस रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। 4. राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना। यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन नहीं कर रही है अथवा राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है तो राज्य में लोकतांत्रिक विफलता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और राज्य सरकार केंद्रीय सरकार और संविधान के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करती है तो राज्यपाल राज्य के संवैधानिक संकट या लोकतांत्रिक विफलताओं की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू करने की सिफारिश कर सकता है। 5. राज्य का शासन संचालन करना आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के दौरान। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति राज्यपाल को जो भी विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य सौंपता है उन सब पर कार्यों का करना राज्यपाल का कर्तव्य है। 6. विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखना।
संविधान के अनुच्छेद 200 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यदि किसी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण करने या राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने से संबंधित कोई विधेयक है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है और उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर सकता है। राज्यपाल का यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित का कार्य माना जाता है। 7. राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति से स्वीकृति आदेश लेना आवश्यक होता है। 8 नंबर, हितों की रक्षा करना। राज्यपाल केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते संघ के हितों की रक्षा करता है। राज्यपाल यह देखता है कि राज्य सरकार संकीर्ण प्रांतीयवाद अपनाकर कहीं राष्ट्र के हितों को क्षति तो नहीं पहुंचा रही है। राजस्थान में अब तक लागू किया गया राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 के मध्य लागू किया गया। दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 के मध्य, तीसरा 16 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 और चौथी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 के मध्य लागू किया गया। राज्यपाल का सचिवालय। राजस्थान में राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राजभवन में एक राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। राजस्थान के राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। सचिव की सहायता के लिए एक उप सचिव होता है, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। एक लेखा अधिकारी राजभवन में वित्तीय प्रशासन एवं लेखों का कार्य देखता है। राजभवन में इन अधिकारियों के अतिरिक्त 2 परिसहायक, 1 नियंत्रक, 4 अनुभाग अधिकारियों सहित लगभग 175 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्मिक संगठन कार्य करता है। राजभवन के पुस्तकालय का प्रबंध पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। राजस्थान के राजभवन में प्रतिदिन ढेरों पत्र एवं पत्रावलियां आती हैं। राजस्थान सरकार राजभवन में अनेक फाइलें राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजती है। राजभवन के सचिवालय के अधिकारियों की टिप्पणी इन फाइलों पत्रावलियों पर की जाती है और उसके बाद उन्हें राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल द्वारा उन फाइलों का अनुमोदन किया जाता है। राज्यपाल अपने निर्णय देते समय आवश्यक कानूनी राय भी लेते हैं। राजस्थान में परंपरा अनुसार राज्यपाल ग्रीष्मकाल में माउंट आबू में कुछ समय बिताते हैं। राज्यपाल के विवादास्पद मुद्दे। राज्यपाल का पद सदैव विवादास्पद स्थिति में रहा है। वैसे जब से संविधान का निर्माण हुआ है तब से ही राज्यपाल का पद विवाद का विषय रहा है। राज्यपाल का पद विवादास्पद होने के पीछे मुख्य कारण यह है कि पद संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप नहीं है। राज्यपाल का अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी विवाद का मुद्दा रहा है। राज्यपाल के पद के संबंध में कुछ विवादित मुद्दे रहे हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा रहा है। 1. राज्यपाल की नियुक्ति और पदमुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति और पदमुक्ति हमेशा ही विवाद का मुद्दा रही है। अधिकांशतः राज्यपाल उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी का विवादित और असंतुष्ट नेता होता है। सरकारिया आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह खुलासा किया था कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से 60% राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को बनाया गया जो पहले राजनीति में सक्रिय रहे हैं और जब उन राजनीतिज्ञ
का राजनीतिक महत्व कम या विवादास्पद हो गया तो उसे राज्यपाल बनाकर किसी राज्य के राजभवन में बैठा दिया जाता है। अनुभवी और प्रसिद्ध प्रशासकों और सैन्य अधिकारियों को भी राज्यपाल बनाया जाता रहा है। राज्यपाल बनने के बाद वापस सक्रिय राजनीति में भाग लेना राज्यपाल के पद की गरिमा के विपरीत है। सन 1989 में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरदेव जोशी को असम का राज्यपाल बनाया गया। राजनीति परिघटनाओं के कारण राजस्थान के तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा। श्री राजीव गांधी ने श्री हरदेव जोशी को सक्रिय राजनीति में भेजते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री की 3 दिसंबर 1989 को दिलाई जानी थी, लेकिन राष्ट्रपति भवन की सूचना पर राज्यपाल श्री सुखदेव प्रसाद ने श्री जोशी को राज्यपाल के पद से कार्यमुक्त आदेश आने तक रोक दिया था। इस प्रकरण में राज्यपाल की गरिमा और प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी। दूसरा प्रकरण हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री गुलशेर अहमद से संबंधित है। श्री गुलशेर अहमद ने आम चुनाव में अपने पुत्र के पक्ष में सार्वजनिक रूप से चुनाव प्रचार किया, जिसके कारण गुलशेर अहमद को राज्यपाल पद छोड़ना पड़ा। राज्यपाल बनने के पश्चात सुधाकर राव नायक ने सक्रिय राजनीति में आने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। राज्यपाल पद धारण करने के बाद श्री सुरजीत सिंह बरनाला और श्री मोतीलाल वोरा ने सक्रिय राजनीति में आकर सांसद के रूप में राजनीति की। महाराष्ट्र के राज्यपाल पी.वी. अलेक्जेंडर ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर निर्दलीय तौर पर राज्यसभा का चुनाव लड़ा। राजस्थान के राज्यपाल श्री मदन लाल खुराना राज्यपाल का पद बीच में छोड़कर सक्रिय राजनीति में वापस लौट गए। ये कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनके कारण राज्यपाल का पद एक विवादित विषय बन गया। भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का तो प्रावधान है, लेकिन उस पद से हटाने के कोई ऐसे प्रावधान नहीं हैं जिसके आधार पर राज्यपाल को पद से हटाया जा सके। भारत के संविधान में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, परंतु राज्यपाल को पद से मुक्त कैसे किया जाएगा इसका उल्लेख नहीं किया गया है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर पद से हटाया जाता है, इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने की नहीं है। राज्यपाल की पद विमुक्ति 3 स्थितियों में हो सकती है। या तो राज्यपाल स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे, या उसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया हो, या राष्ट्रपति उसे वापस बुला ले तो राज्यपाल पद खाली हो सकता है। राज्यपाल को अपदस्थ करना राजनीतिक दाव पेचों का खेल हो गया है। यहाँ बताया गया है कि राज्यपाल का पद 3 स्थितियों में रिक्त होगा। 1. राज्यपाल स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे दे। 2. राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया है। 3. राष्ट्रपति उसे वापस बुला ले। किसी राजनीतिक सत्ता दल की सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपालों को नवनिर्वाचित दूसरे या विपक्षी राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ होने पर राजनीतिक दुर्भावना पहली सरकार द्वारा किसी कारणवश राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाता है। 2. राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। अधिकांशतया आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित होकर आने वाले सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रमुख को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन जब आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब राज्यपाल के समक्ष मुख्यमंत्री का चयन करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेता है और चुनाव में सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के मुखिया को सरकार बनाने और अपना बहुमत सिद्ध करने को आमंत्रित करता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेता है और चुनाव में सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के मुखिया को सरकार बनाने और अपना बहुमत सिद्ध करने को आमंत्रित करता है।
अगर यह दल राज्य विधानसभा में अपना बहुमत कर देता है तो ठीक है, वरना राज्यपाल फिर दूसरे सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का मौका देता है। यह दल भी सरकार बनाने में असफल होता है तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी दल को सरकार बनाने का अवसर दे सकता है। परंतु कभी कभी चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और राज्यपाल सबसे बड़े बहुमत प्राप्त दल की बजाय दूसरे बड़े बहुमत प्राप्त दल को पहले को नजरअंदाज करते हुए सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ऐसा राज्यपाल अपने राजनीतिक दल या अपने राजनीतिक हितैषी दल को फायदा पहुंचाने के लिए करता है, जो राज्यपाल पद के लिए विवादित एवं आलोचनाओं का विषय या मुद्दा बन गया है। यहाँ पर बताया गया है कि राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है, परंतु जब बहुमत नहीं होता है तो सबसे बड़े दल की बजाय वह दूसरे सबसे बड़े दल के मुखिया को भी मुख्यमंत्री बना सकता है, जो एक विवाद का विषय है। कई बार आमंत्रित कोई भी दल सरकार बनाने में असमर्थ होते हैं या किसी आमंत्रित दल द्वारा सरकार तो बना ली जाती है, लेकिन संविधान और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलने में संकट महसूस करती है या संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है या लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। 3 नंबर, राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल को अपदस्थ करना। यद्यपि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को शपथ राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिमंडल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है, जिसकी वास्तविक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होती है। लेकिन बहुत से ऐसे मौके भी आते हैं जब राज्यपालों ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। राज्यपाल मंत्रिमंडल को निम्न स्थिति में बर्खास्त कर सकता है: 1. जब राज्यपाल को यह आभास हो जाए कि मंत्रिमंडल विधानसभा में बहुमत खो चुका है और सरकार चलाना अब संभव नहीं है। 2. राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिमंडल बर्खास्त करने की सिफारिश करे तो राज्यपाल ऐसा कर सकता है। 3. अगर राज्य सरकार गठबंधन की सरकार है और किसी दल ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिससे सरकार अल्पमत में आ गई है, इस स्थिति में राज्यपाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। 4. यदि सत्तारूढ़ सरकार सत्ता में रहते हुए दल बदल करते हुए मुख्य राजनीतिक दल अल्पमत में आ जाए और उसके सहयोगी गठबंधन दल संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन करें, तो राज्यपाल उस मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। कई बार राज्यपाल राज्य में सत्तारूढ़ दल के विपरीत दल का होता है और वह अपनी राजनीतिक द्वेषता या किसी व्यक्तिगत विद्वेषता के कारण मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर देता है, जो आंदोलन का विषय बन जाता है। इस स्थिति का सामना या निराकरण डॉक्टर L.M. सिघवी ने इस प्रकार दिया कि सरकार के अल्पमत में होने की स्थिति में राज्यपाल को चाहिए कि वह राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाकर मंत्रिमंडल को विश्वास का बहुमत साबित करने को कहे, ताकि संदेह का निराकरण किया जा सके। 4. राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करना। संविधान में ही राज्यपाल का विधानसभा को भंग करने का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 174 में यह कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा को आहूत कर सकता है। विधानसभा का सत्रावसान करना आवश्यकता होने पर राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। सामान्यतया राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से ही विधानसभा को भंग करता है। अब प्रश्न यह है कि किसी पराजित मुख्यमंत्री जो चुनाव में पराजित हो गया है के परामर्श से राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। वैसे आमतौर पर 5 वर्ष की अवधि
पूरी होने से पहले विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री दोनों मिलकर विधानसभा को भंग करें तो यह जनता के धन श्रम का अपव्यय ही होता है। 5. अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल को यह आभास या ज्ञान हो जाए कि राज्य की सरकार लोकतंत्र के और संविधान के अनुसार चलने में विफल है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश या अनुशंसा कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 356 का केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल राज्यपाल के माध्यम से अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति और विपक्षी दल की सरकार को परेशानी में डालने में ही दुरुपयोग करती है। अगर राज्य में शांति और कानून व्यवस्था विफल है, दल बदल के कारण राजनीतिक अस्थिरता है, सरकार के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन आक्रामक रूप धारण करता जा रहा है, संवैधानिक या लोकतांत्रिक विफलता अर्थात कोई मुख्यमंत्री चुनाव में पराजित हो गया है और अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है, अगर चुनाव में स्पष्ट बहुमत किसी भी दल को नहीं मिला हो और सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार नहीं बना रहा है तथा अल्पमत वाले दल को सरकार बनाने से रोकता है, किसी प्रकार की गठबंधन या संविदा सरकार नहीं बन पा रही है और राज्य में आतंकवादी तथा अलगाववादी अव्यवस्था फैल रही है तो राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना उचित व जनहित होता है। लेकिन केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ दल का राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक द्वेष की भावना के कारण राज्य में ज़्यादातर राष्ट्रपति शासन लगाता रहा है। संविधान निर्माण के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यह अनुच्छेद 356 मृतप्राय रहेगा और शायद ही कभी इसे प्रयोग में लाया जा सकेगा। लेकिन यह एक भ्रम मात्र ही था कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद अब तक अनुच्छेद 356 का लगभग 115 बार से अधिक उपयोग और या दुरुपयोग किया जा चुका है। राज्यपाल के चयन से संबंधित सरकारिया आयोग का सुझाव। 1 नंबर, राज्यपाल बनाया जाने वाला व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में ख्याति नाम होना चाहिए। 2, राज्यपाल राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए। 3, राज्यपाल राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, वह राज्य की राजनीति में किसी दल के प्रति रुचि लेने वाला व्यक्ति हो। 4, वह सक्रिय राजनीति में भागीदारी ले रहा हो या राजनीतिक प्रकरणों में कम रुचि लेने वाला चाहिए। 5, संविधान के अनुच्छेद 153 में संशोधन करके राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेने का प्रावधान किया जाना चाहिए। 6, राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह गुप्त रूप से उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करे। यह परामर्श औपचारिक मात्र हो तथा इस परामर्श को किसी प्रकार का संवैधानिक बाध्यता का दायित्व नहीं माना जाना चाहिए। 7, ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का राजनीतिज्ञ हो और राज्य में किसी अन्य दल या पार्टी की सरकार हो। 8, अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। 9, 5 वर्ष की निश्चित पदावधि से पूर्व राज्यपाल को हटाया नहीं जाना चाहिए जब तक कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो। 10, 5 वर्ष से पूर्व राज्यपाल को पद से हटाने या दूसरे राज्य में भेजने या राज्यपाल द्वारा स्वयं त्यागपत्र देने के प्रकरणों को संसद के दोनों सदनों में रखा जाना चाहिए। 11, यदि राज्यपाल को पद से किसी कारणवश हटाया जाता है तो उसका स्पष्टीकरण संसद के सदन में दिया जाना चाहिए। 12, राज्यपाल को पद से हटाने से पूर्व उसे सूचित किया जाना चाहिए और उसे स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि हटाने के विरुद्ध कोई आपत्ति दर्ज कराता है तो उसकी जांच एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए और उस समिति में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हों। 13, परंपरा अनुसार राज्यपाल का पद त्यागने के पश्चात वह किसी भी
लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता है वह उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या पुनः राज्यपाल का पद धारण कर सकता है। 14 यदि कोई राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर सक्रिय राजनीति में शामिल होता है तो इसे नियंत्रित किया जाना अनिवार्य है। 15 राज्यपाल को पदावधि पूरी होने पर पेंशन लाभ दिया जाना चाहिए। राज्यपाल की मृत्यु होने पर उसकी जीवित पत्नी को पेंशन दिया जाना चाहिए, चाहे राज्यपाल की कितनी ही अवधि तक पद पर कार्य किया हो या पदासीन रहा हो। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के पारस्परिक संबंध। केंद्र में जो संबंध केंद्रीय मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के होते हैं वही संबंध राज्यों में मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के होते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में महत्वपूर्ण अंतर होता है और वह यह है कि संविधान में राष्ट्रपति को सविवेकीय शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, जबकि संविधान में राज्यपाल को सविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक से कुछ कार्यों को कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों को करने में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सहायता दी इसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। यद्यपि राज्यपाल का पद नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान वह वास्तविक सत्ता का प्रयोग करता है। राज्यपाल जहां पर अपने विवेक से कार्य करता है वहां पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करने को बाध्य नहीं है। मंत्रिपरिषद के परामर्श एवं सलाह को माने या नहीं माने यह आवश्यक नहीं है। राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से किए गए कार्यों की वैधता पर कोई भी आपत्ति नहीं की जा सकती। राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। भारत के संविधान में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तथा राज्यपाल उसके परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। इस स्थिति में राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श की अवहेलना करे यह असंभव होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को भांति संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की भांति संवैधानिक प्रधान होता है और वह अपनी शक्तियों एवं कार्यों का पालन मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से करता है, व्यक्तिगत रूप से, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल को अपने सविवेक से कार्य करने की आवश्यकता होती है। राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के सदस्यों की नियुक्ति और पदमुक्ति का कार्य कार्यकारिणी का कार्य होता है, जिसका प्रयोग राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य में मंत्रिपरिषद होती है जिसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। कभी कभी संसदीय सचिव भी नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान में पहली बार संसदीय सचिवों का पद की व्यवस्था श्री मोहन लाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्व काल में 1967 में की गई थी। राज्य को मंत्रिपरिषद को संरचना राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन कभी कभी किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से अपनी पसंद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाता है, बशर्ते वह निश्चित समय में राज्य विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कैबिनेट मंत्रियों का होता है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई होती है। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की सहायता करने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्रियों की सहायता करने के लिए उप मंत्रियों एवं संसदीय सचिव होते हैं। मंत्रिपरिषद की संरचना करते समय अनेक बातों को ध्यान में
रखना होता है। व्यक्ति का राजनीतिक दल में प्रभाव, राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं का दृष्टिकोण, इच्छाएं, राज्य के विभिन्न वर्गों, पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का समुचित प्रतिनिधित्व, महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए राज्य को मंत्री परिषद का निर्माण या संरचना की जाती है। आजकल मंत्री परिषद के निर्माण में राजनीतिक दलों की केंद्रीय, राष्ट्रीय आला कमान की इच्छा और निर्देशों की यूं ही दखलबाजी की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। कोई भी व्यक्ति यदि मंत्री पद धारण करता है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है वह व्यक्ति उस समय राज्य की विधानमंडल का सदस्य हो, लेकिन मंत्री पद धारण करने के पश्चात उसे 6 महीने के अंदर अंदर विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक होता है। परीक्षा में पूछा जाता है, कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मंत्री बना दिया गया, तो वह कितने समय तक मंत्री पद पर रहेगा? वह 6 महीने तक मंत्री पद पर रहेगा। 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य बन जाता है तो वह 5 वर्ष तक मंत्री रह सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों को विभागों का वितरण करता है। राज्यपाल मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाता है। यदि मुख्यमंत्री प्रशासन में कुशलता और चुस्ती लाना चाहता है तो वह राज्यपाल को मंत्री परिषद में फेरबदल और विस्तार करने की सलाह प्रदान करता है। कतिपय ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें राज्यपाल अपनी विवेक शक्तियों का प्रयोग करता है। यह परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक सुस्थापित परंपरा यह है कि राज्य विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल के नेता मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में बहुमत प्राप्त दल के नेता की स्थिति स्पष्ट होती है कि बहुमत प्राप्त दल का नेता कौन है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां बन जाती हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और विधानसभा में बहुमत वाला दल और नेता कोई नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है, बशर्ते वह एक निश्चित समय अवधि में विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। यदि राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देता है जो राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने में भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। किंतु दुर्भाग्यवश राज्यपालों ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग सभी राज्यों में एक समान नहीं किया। अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न मापदंडों को अपनाकर राज्यपाल ने स्वयं को आलोचना का पात्र बनाया। मंत्रिमंडल को अपदस्थ करना। संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि मंत्रिमंडल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पदों पर बने रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्यपाल जब चाहे अपनी मर्जी से मंत्री परिषद को अपदस्थ करे। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का अर्थ है जब तक सरकार का विधानमंडल में विश्वास या बहुमत है। राज्यपाल को अपने प्रसाद का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 154(2) में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जब तक मंत्रिमंडल को सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त है, तब तक मंत्रिमंडल अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकता है। लेकिन जब मंत्रिमंडल सदन में अपना बहुमत को विश्वास खो देता है, तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। सभी राज्यों में राज्यपालों ने इस परंपरा के पालन एक रूपता से नहीं दिखाई दिया। विधानसभा का विघटन करना। संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को आहूत कर सकता है, उसको भंग कर सकता है। राज्यपाल को इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की विधानसभा को भंग कर सकने का अधिकार है। वैसे सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा को तब भंग नहीं कर सकता जब तक उसकी 5 वर्ष की समयावधि समाप्त या पूरी नहीं हो जाती है। जब मंत्रिमंडल सदन को विश्वास खो देता है और किसी स्थायी वैकल्पिक मंत्रिमंडल की स्थापना की संभावना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग या विघटित कर देता है। ऐसी विघट परिस्थिति में राज्यपाल अपने सविवेक से कार्य करता है।
वह चाहे तो किसी वैकल्पिक सरकार का गठन करे या सदन को विघटित कर भंग करे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल ऐसी स्थिति या जिसमें मंत्रिमंडल और सरकार के सदन में विश्वास खो दिया है, में अपने विवेक से राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को आपातकाल लागू होने का परामर्श देना। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, यदि राज्यपाल को यह आभास हो जाए या राज्य में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि राज्य की सरकार लोकतांत्रिक तरह से चलने से विफल है और राज्य में विकट स्थितियां बनी हैं और राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।